गर्मी की छुट्टियों में नेवरमोर एकेडमी में मुश्किल पढ़ाई के बाद वेंसडे एडम्स एक अपराधी के तहखाने में बंधी थी। चारों तरफ डरावनी गुड़ियां थीं। 6 हफ्ते पहले घर लौटने के बाद वेंसडे ने अपनी खास मानसिक शक्ति को बेहतर करने में समय लगाया। गुडी की जादू की किताब में सारे जवाब थे। अपनी शक्ति पर काबू पाकर वेंसडे ने अपने बचपन के जुनून पर ध्यान दिया। 6 साल की उम्र से वो कैंसस सिटी स्कैल्पर की प्रशंसक थी। उसे मानसिक रूप से ढूंढने के लिए वेंसडे को उसके अपराध स्थल की कोई चीज चाहिए थी। स्कैल्पर का 11वां शिकार अपनी गेंदबाजी की गेंद लिए था। उससे वेंसडे को उसका ठिकाना पता चलता है। अगले दिन वो हवाई जहाज का टिकट खरीदती है, लेकिन हवाई अड्डे पर मेटल डिटेक्टर से गुजरते वक्त सुरक्षाकर्मी उसे रोकते हैं। तलाशी में उसके कपड़ों में छिपे हथियार निकाल लिए जाते हैं, फिर उसे जाने दिया जाता है। स्कैल्पर को ढूंढने पर वेंसडे उसे बिजली का झटका देने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है, वेंसडे को एक दृश्य दिखता है और वो बेहोश हो जाती है। जागने पर वो स्कैल्पर के घर के तहखाने में बंदी थी। उसका अगला शिकार बनने वाली थी। स्कैल्पर उसे एक गुड़िया दिखाता है जो उसने वेंसडे के लिए बनाई थी। वो कहता है, ये मेरे संग्रह की नई चीज होगी, मेरे शिकारों की याद में। लेकिन इससे पहले कि वो अपना खतरनाक काम शुरू करे, थिंग एक गुड़िया से निकलता है और उस पर हमला करता है। थिंग स्कैल्पर को रोकता है। वेंसडे अपनी रस्सियां खोलती है और उसके अपने डरावने औजारों से उस पर हमला करती है। उसे सजा देने के बाद वो उसे पुलिस के हवाले करती है और छुट्टियों के आखिरी दिन घर लौटती है। नेवरमोर एकेडमी जाते वक्त वेंसडे को पता चलता है उसका भाई पग्सली अब बिजली की चिंगारी फेंक सकता है। वो उसे एक तख्ती नष्ट करने की चुनौती देती है। तख्ती टूटते ही चौराहे पर एक हादसा होता है। एडम्स परिवार बिना रुके आगे बढ़ता है। उसी दोपहर एक जासूस कार्ल एक औरत और उसके गुप्त साथी की तस्वीरें ले रहा था। अचानक डरावने कौवों का झुंड उसे घेर लेता है। जब तक वो समझता है बहुत देर हो चुकी थी। कार्ल पर हमला होता है और वो अपनी गाड़ी की ओर भागता है। वो अपने भरोसेमंद साथी को फोन करता है और बताता है कि उसे पकड़ लिया गया। वो बताता है अगर वो न बचे तो सबूत कहां मिलेंगे। फोन खत्म होने पर कौवे गाड़ी में घुस जाते हैं और कार्ल मारा जाता है। नेवरमोर में पग्सली के आने पर वेंसडे उसे अपने और भाई के बीच के नियम बताती है और अपने कमरे की ओर जाती है। पिछले साल एक शैतानी आत्मा से स्कूल बचाने के बाद वेंसडे मशहूर हो गई थी। वहां उसे नया प्रिंसिपल बैरी डॉड मिलता है। अपने कमरे में इनिड से मिलकर वेंसडे उसे स्कैल्पर के घर से लाया एक तोहफा देती है और सामान खोलने लगती है। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही एक तीर उन पर आता है। वेंसडे समझती है कोई उसे करीब से देख रहा है। वो दीवार पर लगी तस्वीर छूती है। अपनी मानसिक शक्ति से उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी इनिड उसकी आंख से काला आंसू गिरता देख चिंतित होती है। वेंसडे कहती है, चिंता की कोई बात नहीं। नए प्रिंसिपल से मिलने के बाद मोर्टिशिया और गोमेज को रॉटवुड कॉटेज में कुछ दिन रुकने का न्योता मिलता है, जहां मैरिलन थॉर्नहिल जेल जाने से पहले रहती थी। बैरी मोर्टिशिया को गाला रिपब्लिक की कमाई समिति का अध्यक्ष बनने को कहता है। माता पिता के आसपास रहने की बात से गुस्से में वेंसडे जंगल में टहलने जाती है। वहां वो कार्ल की लाश ले जाते वाहनों को देखती है। शेरिफ संटियागो से कुछ बात करने के बाद वो एक संदिग्ध आदमी को भागते देखती है और उसका पीछा करती है। उसे मारकर वेंसडे को पता चलता है कि वो गैल्पिन था। वो कहता है वो कार्ल का दोस्त था। दोनों एक मामले पर काम कर रहे थे। कार्ल को कुछ ऐसा पता चला था जो सारे बाहरी लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन पिछले साल गैल्पिन ने अपने बेटे, जो राक्षस था, को बचाने की कोशिश की थी। इसलिए वेंसडे उस पर भरोसा नहीं करती और चली जाती है। स्विट्जरलैंड के राइचनबख स्कूल में पढ़ने के बावजूद जेवियर वेंसडे को एक तोहफा भेजता है। उसमें एक कब्र पर कौवा बना था। उसे नहीं पता इसका मतलब, लेकिन वो मानता है कि यह वेंसडे से जुड़ा है। थिंग की मदद से वेंसडे को पता चलता है कि उसका पीछा करने वाला उसके कमरे में घुसा और उसकी पांडुलिपि चुरा ली। उसे लगता है वो उसकी किताब को संस्थापक की चिता में जलाना चाहता है। वो चिता पर पहुंचती है। लोग नए प्रिंसिपल के संगीतमय प्रदर्शन में व्यस्त थे। वेंसडे चिता में अपनी किताब ढूंढती है। जैसे ही उसे किताब मिलती है, प्रिंसिपल चिता जलाता है। वेंसडे बाहर निकलने की कोशिश करती है। इनिड मदद के लिए दौड़ती है। तभी टेलीकिनेसिस शक्ति वाले छात्र मिलकर जलती लकड़ी की चिड़िया को उड़ाते हैं और सब हैरान रह जाते हैं। वेंसडे आखिरी पल में अपनी किताब लेकर आग से बच निकलती है। वो मंच पर चढ़ती है अपनी मशहूरी खत्म करने के लिए। नेवरमोर बचाने के लिए बनी उसकी तस्वीर देख वो उसे बिना सोचे जला देती है और पूरे आयोजन को बर्बाद कर देती है। उस रात पग्सली अकेले जंगल में टहलता है और एक पेड़ से गिरता है। जमीन छूते ही उसकी बिजली की शक्ति से एक दबी लाश जिंदा हो जाती है। इनिड वेंसडे की चिंता में उसके पीछे जाती है। वेंसडे को छूते ही उसे एक दृश्य दिखता है। एनिड की कब्र कौवों से घिरी थी। पीछे मुड़ते ही
वो अपनी दोस्त की जॉम्बी लाश से हमला होती है। वो कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी जान गई। वेंसडे का शरीर ढह जाता है। एनिड और एक लाल चादर वाली औरत उसे बचाती है। जागने पर वेंसडे अपनी मां मॉर्टिशिया को देखती है। मॉर्टिशिया चिंतित थी क्योंकि वेंसडे के आंसू बताते थे कि उसकी मानसिक शक्ति उसे थका रही थी। लेकिन वेंसडे मां की सलाह अनसुनी करती है और एनिड का भविष्य बदलने के लिए गैल्पिन के पीछे जाती है। उसके घर में घुसकर वो देखती है कि गैल्पिन मारा जा चुका था। काल की तरह उसकी आंखें निकाली गई थीं। अचानक उसके मुंह से कौवों का झुंड निकलता है और इधर उधर उड़ने लगता है। कौवे खिड़की से भागते हैं, लेकिन एक कौवा रुक जाता है। वेंसडे देखती है, ये वही कौवा था जो उसके दृश्य और एक्सेवियर की पेंटिंग में था। गैल्पिन के शरीर को छूकर वेंसडे एनिड को बचाने का सुराग ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसकी शक्ति काम नहीं करती। पुलिस को आते देख वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले शेरिफ संटियागो आ जाता है। वेंसडे को जेल ले जाया जाता है। पूछताछ के दौरान गोमेज आता है और अपने आप को उसका वकील बताता है। वो अपनी बेटी को स्कूल वापस ले जाता है और कहता है, अगर शेरिफ फिर बात करना चाहे तो उसे वारंट चाहिए होगा। क्या वेंसडे एनिड को बचा पाएगी या उसका पीछा करने वाला उसे खत्म कर देगा? अगली सुबह पग्सली अपने रूममेट यूजीन को खलिहान ले जाता है, जहां उसने जॉम्बी छिपाया था। उसे देखकर यूजीन को पता चलता है ये वही लड़का है जिसके बारे में स्कूल ट्री की कहानियां थीं। पग्सली ने अपनी शक्ति से स्लर्प का यांत्रिक दिल चालू किया और उसे जिंदा कर दिया। वो यूजीन से कहता है, ये राज रखो। कौवों के हमले के पीछे कौन है, ये जानने के लिए वेंसडे बैरी और डॉक्टर ओरफ से बात करती है। वो पूछती है, क्या स्कूल में कोई पक्षियों को नियंत्रित कर सकता है? डॉक्टर ओरफ बताता है, आखिरी एवन 10 साल पहले नेवरमोर से पास हुआ था। वेंसडे सोचती है, ये शख्स कौन हो सकता है? जवाब न मिलने पर वो विलो हिल साइकेट्रिक हॉस्पिटल में टाइलर से मिलने जाती है। वहां डॉक्टर फेयरबर्न उसका स्वागत करती है। वो बताती है उनकी पुरानी तरकीबें टाइलर पर काम नहीं कर रही। शायद वेंसडे उसे कुछ प्रतिक्रिया दे सके। टाइलर को इतने समय बाद देख वेंसडे बाहर से ठंडी रहती है, पर अंदर गुस्से से भरी थी। जब टाइलर को पता चलता है कि उसका पिता मर चुका है, वो उदास नहीं होता और वेंसडे की मदद करने से मना कर देता है। बातचीत में टाइलर बदलना शुरू होता है, लेकिन तभी सुरक्षाकर्मी उसे बिजली के कॉलर से रोक देता है। उधर साइंस क्लास में यूजीन पग्सली से मिलने आता है। वो बताता है स्लर्प खलिहान से भाग गया। बाद में वेंसडे अपने कमरे में पहुंचती है और थिंग को एक ट्रंक में बंद पाती है। उसे आजाद करने पर उसे पता चलता है एनिड को अगवा कर लिया गया। तभी उसके पीछा करने वाले का फोन आता है। वो कहता है, तुम्हारे पास एनिड को ढूंढने के लिए 30 मिनट हैं, वरना वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। एनिड और ब्रूनो जागते हैं तो पाते हैं कि वो यागो टावर की चोटी पर बंधे हैं। सिर के ऊपर सैकड़ों ब्लेड लटक रहे थे। वेंसडे को सुराग मिलता है कि एनिड कहां है। वो म्यूजिक रूम में जाती है और कार्ड पर लिखे नोट्स बजाती है। इससे एक गुप्त रास्ता खुलता है। वो लिफ्ट से टावर की चोटी पर पहुंचती है। एनिड को ढूंढकर वो थिंग से उन्हें आजाद करने को कहती है, लेकिन थिंग एक जाल में फंस जाता है और ब्लेड में अटक जाता है। तभी जाल शुरू होता है और ब्लेड धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। वेंसडे पीछा करने वाले का पहेली सुलझाकर एनिड को बचा लेती है। मंच फिर ऊपर उठता है। थिंग को आजाद करने के बाद तालियां सुनाई देती हैं। अचानक एग्नेस प्रकट होती है। वेंसडे को पता चलता है उसका पीछा करने वाली 13 साल की लड़की थी, जिसे अदृश्य होने की शक्ति थी। एग्नेस ने यह सब वेंसडे का ध्यान पाने के लिए किया था। वेंसडे को शक होता है एग्नेस गैल्पिन के हमले में शामिल थी, लेकिन एग्नेस कहती है उसका इससे कोई लेना देना नहीं। वो बस वेंसडे की दोस्त बनना चाहती थी और इसके लिए उसने अपनी चतुराई दिखाई। उस बरसाती रात एक ड्राइवर गेब नेवरमोर के जंगल से गुजर रहा था। अचानक वो किसी को टक्कर मारता है। चिंतित होकर वो गाड़ी से उतरता है, लेकिन लाश गायब थी। पीछे मुड़ते ही वो जॉम्बी से टकराता है और जिंदा खा लिया जाता है। वेंसडे को पता चलता है उसकी मां मॉर्टिशिया ने उसके कमरे से गुडी की जादू की किताब चुराई थी। वो रॉटवुड कॉटेज में घुसकर किताब ढूंढती है और पकड़ी जाती है। मां को मनाने के लिए वेंसडे अपनी आखिरी दृश्य की बात बताती है। वो कहती है वो एनिड को मरने का कारण बनेगी। उसके मुताबिक गैल्पिन और काल को एक आंख वाले कौवे ने मारा, जो उसके दृश्य में था। वेंसडे को यकीन था कोई इन हमलों को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन मॉर्टिशिया किताब देने से मना करती है। वो कहती है अगर तू अपनी शक्ति ऐसे इस्तेमाल करती रही तो अपनी चाची ऑयलिया की तरह पागल हो जाएगी। अगली सुबह पग्सली अपने पालतू राक्षस स्लर्प को खाना खिलाते हुए बताता है उसे खलिहान में मिला। यूजीन को लगता है स्लर्प बाहर क्या कर रहा था। वो देखता है स्लर्प का ज़ॉम्बी शरीर ठीक हो रहा था। खाने से उसका दिमाग भी बन रहा था। स्लर्प के फिर भागने की चिंता में यूजीन कहता है किसी को बताना चाहिए, लेकिन पग्सली भरोसा देता है वो फिर बेड़ियों से नहीं भागेगा।
एग्नेस की मदद से वेंसडे गैल्पिन का फोन खोलती है। उसमें काल का आवाज संदेश था। संदेश में काल बताता है उनके मामले का सबूत एक झोपड़ी में छिपा था, लेकिन वेंसडे को जगह नहीं पता थी। गैल्पिन के घर की तस्वीरों से उसे झोपड़ी का पता चलता है। वो इनेड और कुछ छात्रों के साथ कैंपिंग ट्रिप पर जाती है। कैंप साइट पर वो पग्सली को ताबूत ले जाते देखती है। उसे शक होता है वो कुछ छिपा रहा है, लेकिन तभी उसके माता पिता आ जाते हैं। तंबू में पहुंचकर यूजीन को पता चलता है पग्सली स्लर्प को कैंप में लाया था। यूजीन कहता है ये गलत था, लेकिन पग्सली बताता है उसने एक चेतावनी सिस्टम बनाया था जो ज़ॉम्बी के भागने पर बताएगा। कैंप के नियम बताते वक्त रॉन क्रूगर अपने कैडेट्स के साथ आता है। वो कहता है उसने 6 महीने पहले कैंप बुक किया था। बैरी अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। पता चलता है जमीन के मालिक ने एक ही वीकेंड पर 2 लोगों को जगह दे दी। कैंप साइट तय करने के लिए वेंसडे एक चुनौती देती है। हारने वाली टीम बिना कुछ बोले घर लौटेगी। चुनौती थी विपक्षी टीम का ज़ेफर चुराकर वॉच टावर के ऊपर रखना। जो पहले करेगा वो जीतेगा। बाहरी लोग ज़ेफर की रक्षा कर रहे थे। बेली और उसके साथी एक तीर गॉर्गन की टोपी में मारते हैं, जिससे उनके साथी पत्थर बन जाते हैं। एजैक्स पकड़ा जाता है और बेली ज़ेफर चुरा लेता है। फ्लेयर देख वेंसडे यूजीन को अपनी मधुमक्खियां भेजने को कहती है। वो दुश्मनों पर हमला करती है। वेंसडे आंसू गैस के बादल में घुसकर ज़ेफर चुरा लेती है। बेली के टावर के ऊपर पहुंचने से पहले वो तीर मारती है, रस्सी पर फिसलकर दूसरी तरफ जाती है। बेली को लात मारकर वो विपक्षी ज़ेफर को टावर पर रखती है और जीत जाती है। शाम को सब छात्र अलाव के पास जमा होते हैं, लेकिन वेंसडे गैल्पिन की झोपड़ी ढूंढने नक्शे का पीछा करती है। वहां उसे कई साल पहले मरे लोगों की मृत्यु सूचनाएं मिलती हैं। सब विलो हिल के मरीज थे। वेंसडे अपनी शक्ति से लुइस को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्ति काम नहीं करती। वो सबूत लेकर जाने का फैसला करती है। क्या वेंसडे इस रहस्य को सुलझा पाएगी या कौवों का हमलावर उसे रोक देगा? वेंसडे को पता था मॉर्टिसिया आसानी से गुडी की किताब नहीं देगी। वो अपनी मां को आंखों पर पट्टी बांधकर तलवार की लड़ाई की चुनौती देती है। मॉर्टिसिया मान जाती है। उधर रॉन क्रूगर और उसके कैडेट्स हार से नाराज थे। वो बाहरी लोगों को कैंप से भगाने के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन पग्सली के स्लर्प के लिए बनाए जाल में फंस जाते हैं। आग लगने पर स्लर्प रॉन को खा जाता है। उसके कैडेट्स डरावना नजारा देख भाग जाते हैं। उसी वक्त मां बेटी जंगल में तलवार की लड़ाई के लिए तैयार होती है। अगर वेंसडे अपनी मां का कांच का दिल तोड़ देती है तो उसे किताब मिलेगी, लेकिन हारने पर मॉर्टिसिया उसे जला देगी। यूजीन अपनी झोपड़ी में पहुंचता है और देखता है कि स्लर्प ने रॉन का दिमाग खा लिया। वो निराश होता है, लेकिन पग्सली और एग्नेस के साथ जंगल में उसे ढूंढने जाता है। एग्नेस अपराध स्थल में शामिल होने से उत्साहित थी। नहाते वक्त गोमेज पर स्लर्प कुल्हाड़ी से हमला करता है। तभी पग्सली आता है और ज़ॉम्बी पर हमला करता है। शोर सुनकर बैरी और छात्र बाथरूम दौड़ते हैं, लेकिन राक्षस को देख भाग जाते हैं। लंबी लड़ाई के बाद मॉर्टिसिया वेंसडे का क्रिस्टल दिल तोड़ देती है। निराश वेंसडे अपनी पट्टी हटाती है और देखती है कि उसकी मां पर हमला होने वाला है। वो तुरंत अपनी तलवार स्लर्प के सिर में फेंकती है और मॉर्टिसिया को बचा लेती है। कुछ मिनट बाद पुलिस स्लर्प को पकड़ने आती है ताकि वो किसी को और चोट न पहुंचाए। कैप्टन क्रूगर की लाश ले जाई जाती है। वेंसडे देखती है एक आंख वाला कौवा उसे घूर रहा था। वो अपने मालिक के कंधे पर उड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वेंसडे उस राक्षस को बेनकाब करे, वो गायब हो जाता है। अगली सुबह थॉर्नहिल विलो हिल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर फेयरबर्न उसे पूछताछ के लिए अपने कमरे में ले जाती है। वो जानना चाहती थी थॉर्नहिल ने टाइलर के साथ क्या किया ताकि उसका दिमाग खोला जा सके, लेकिन थॉर्नहिल मदद करने से मना करती है। फेयरबर्न उसे वापस जेल भेजने का आदेश देती है, जहां उसे अकेले रखा जाएगा। जाने से पहले थॉर्नहिल टाइलर से आखिरी बार मिलने की गुहार लगाती है। फेयरबर्न उसे टाइलर की कोठरी में ले जाती है, लेकिन थॉर्नहिल को देख टाइलर हाइड में बदल जाता है और उस पर हमला करता है। गुस्से में वो अपनी पुरानी मालकिन को दीवार पर फेंकता है। फिर भी थॉर्नहिल उसे देखकर खुश थी। उधर अपनी नानी हेस्टर फ्रम के फोन पर वो नेवरमोर आती है। वेंसडे उसे देखकर खुश होती है। पैट्रिशिया रेड कार की राख की खुशबू लेते वक्त एक आंख वाला कौवा मृत्यु सूचनाएं चुरा लेता है। वेंसडे उसका पीछा करती है। कब्रिस्तान से निकलते वक्त वो वही नकाबपोश पक्षी नियंत्रक देखती है जो कैंप में था, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। वेंसडे समझती है वो अकेले ये मामला नहीं सुलझा सकती। वो अपने चाचा फेस्टर से मदद मांगती है। उसे पता चलता है ऑयलिया पहले से वहां भर्ती थी। फेस्टर का मकसद लुइस नाम की औरत को ढूंढना था, जो डॉक्टर या मरीज हो सकती थी। अपने होटल में कुछ मुसीबत में पड़ने के बाद फेस्टर को सीधे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। स्कूल की छुट्टी में इनिड के साथ आंगन में वेंसडे कौवों का झुंड देखती है। उसे लगता है हमला होने वाला है।
छात्र छिपने की कोशिश करते हैं। तभी प्रिंसिपल बैरी अपनी आग की शक्ति से कौवों को भगाता है। थिंग पकड़ा जाता है, लेकिन बैरी के आग का गोला फेंकने पर आजाद हो जाता है। एनिड थिंग को गिरने से बचाती है। वेंसडे उस पक्षी नियंत्रक का पीछा करती है जो स्कूल के गलियारों में छिपा था, लेकिन वो भाग निकलता है। डॉक्टर फेयरबर्न से मिलकर वेंसडे को शक होता है कि वो हमलों के पीछे थी, लेकिन फेयरबर्न बताती है उसका ताल्लुक स्कूल की नई संगीत शिक्षिका इसिडोरा कैप्री से था। यही उसकी मुलाकात की वजह थी। फेयरबर्न को पता चलता है उसका नया मरीज वेंसडे का चाचा फेस्टर है। वो उसे पकड़कर स्लर्प के साथ एक कोठरी में बंद कर देती है। थिंग नेवरमोर लौटता है और वेंसडे को फेस्टर के खतरे के बारे में बताता है। वेंसडे एग्नेस की मदद से उसे बचाने जाती है। फेस्टर को आजाद करने के बाद वेंसडे कोठरी का दरवाजा खुला छोड़ देती है। स्लर्प भागकर गार्ड्स पर हमला करता है। गार्ड्स को खाते देख थॉर्नहिल भागने की कोशिश करती है, लेकिन वेंसडे उसे पकड़ लेती है। इसिडोरा के संगीतमय प्रदर्शन के दौरान अलार्म बजता है। डॉक्टर फेयरबर्न को पता चलता है जॉम्बी आजाद है। वेंसडे और फेस्टर एक गुप्त रास्ता ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है लुइस कोई इंसान नहीं बल्कि बाहरी लोगों पर किया गया एक शोध प्रोजेक्ट था। कोठरियां खोलने पर वेंसडे देखती है कि गैल्पिन की झोपड़ी में मिली मृत्यु सूचनाओं वाले लोग जिंदा थे। उन्हें लुइस प्रोजेक्ट के लिए पकड़ा गया था और जिंदा प्रयोगों की तरह रखा गया था। तभी पक्षी नियंत्रक प्रकट होती है। वेंसडे को पता चलता है उसका दुश्मन एक औरत थी। जूडी ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट की बेटी थी। वेंसडे उसे फेयरबर्न की सेक्रेटरी के रूप में मिली थी, लेकिन फेयरबर्न ने उसे अपने पिता का काम जारी रखने के लिए रखा था। जूडी बताती है ऑगस्टस को बाहरी लोग इतने पसंद थे कि वो खुद एक बनना चाहता था। उसने उन लोगों को उनकी शक्तियां चुराने के लिए इकट्ठा किया। वो अपने मकसद में नाकाम रहा, लेकिन अपनी बेटी जूडी को पक्षियों को नियंत्रित करने की शक्ति दे दी। उसी पल फेस्टर अपनी शक्ति से अस्पताल की सारी बिजली काट देता है। बाहरी लोगों की कोठरियां खुल जाती हैं। मरीजों के अस्पताल पर कब्जा करने पर थॉर्नहिल भागने का मौका पाती है, लेकिन जाने से पहले वो टाइलर के पीछे जाती है। टाइलर फिर हाइड में बदल जाता है और थॉर्नहिल पर हमला करता है। उसे एहसास होता है उसका उस पर कोई काबू नहीं रहा। थॉर्नहिल भागने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर उसे पकड़ लेता है और अपने पंजों से हमला करता है। ऑगस्टस के साथ छिपने की कोशिश में डॉक्टर फेयरबर्न को स्लर्प खा जाता है। ऑगस्टस अगला शिकार बनता है। बाहर निकलते वक्त वेंसडे का सामना हाइट से होता है। कोई रास्ता ना देख वो खिड़की से फेंक दी जाती है। तभी पुलिस आती है। टाइलर समझता है वो सारे हथियारबंद पुलिस वालों को नहीं मार सकता। वो जंगल में भाग जाता है। वेंसडे को अस्पताल ले जाया जाता है। क्या वेंसडे जूडी को रोक पाएगी या नेवरमोर का रहस्य और गहरा होगा? यहीं वेंसडे का दूसरा सीजन खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।